नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र पुरोलोकन की सभी विषयों को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत प्रयुक्त है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। और जहाँ पे भी क्रांतिकारी आंदोलन मिलेगा आपको, वहाँ से बड़ी मात्रा में प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। और अभी तक देखा जाए तो यूपीएससी और कई सारे स्टेट पीसीएस के द्वारा 90 के आसपास यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे ही जाएंगे। और मेरा जो प्रयास होगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट के माध्यम से एक एनालिसिस की प्रक्रिया से एक एक क्वेश्चन को डील करना, एक एक ऑप्शन पे चर्चा करते हुए यहाँ पे डील करना, जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे फ़ायदा पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा। और इस प्रक्रिया में देखिए समय लगता है, टाइम टेकिंग यहाँ पे होता ही होता है, तो बिल्कुल आप लोग शांत बैठ के देखें, काफ़ी ही एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ठीक है रिलेवेंट होगा ही होगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, वीडी सावरकर। पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। अभी इन पे मूवी भी बनाई गई है और साथ में इनके भाई का भी नाम आता है, कभी कभी उनका भी नाम दे देता है, गणेश दामोदर सावरकर। गणेश दामोदर सावरकर। तो अभिनव जो भारत का जो स्थापना यहाँ पे किया गया था, देखा जाए तो सबसे पहले 1899 में मित्र मेला की यहाँ पे स्थापना की गई थी। मित्र मेला की स्थापना की गई थी और इसी का नाम बदल के आगे चल के 1904 में कर दिया गया अभिनव भारत। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो नासिक में की गई थी। नासिक देखा जाए तो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो नासिक महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। दो लोग हैं, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। पहले इसका नाम था मित्र मेला, यहाँ सभी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। और आगे चल के 1904 में इसका नाम बदल के मित्र मेला का ही नाम बदल के कर दिया गया अभिनव भारत। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बहुत आसान सा प्रश्न है। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया गया था? देखिए प्रश्न को कैसे यहाँ पे तोड़ मड़ोड़ के पूछा जा रहा है। अब स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है कि मित्र मेला को यहाँ पे शुरू किया गया था 1899 में, जिसमें दो लोग शामिल थे, विनायक दामोदर सावरकर और इनके एक जो भाई थे गणेश दामोदर सावरकर। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, किस राज्य में किया गया था? अब अकॉर्डिंग टू स्टेट यहाँ पे देखा जाए तो नासिक में किया गया था और यहाँ पे राइट आंसर विल बी डी। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया हुआ था? अभिनव भारत को संगठित किया गया था, किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था? आसान सा प्रश्न है ये भी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। अब यहाँ से आपको भी पता चल गया कि कैसा संगठन था, तो गुप्त संगठन था अभिनव भारत। क्योंकि गुप्त संगठन क्यों था? इसका सबसे बड़ा जो कारण था कि गुपचुप तरीके से इस संगठन को चलाया जा रहा था और इसका जो उद्देश्य था कि जो भी यहाँ पे ब्रिटिश सत्ता है, ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने की अर्थात क्रांतिकारी गतिविधियों के तहत संचालित हो रही थी। और जहाँ पे भी देखेंगे ना क्रांतिकारी गतिविधियाँ शामिल होगी तो वहाँ हिंसा के तत्व भी शामिल हो ही जाते हैं। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी, किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी? तो इसका भी करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी, वीडी सावरकर। शॉर्ट में बोलते हैं वीडी सावरकर, पूरा नाम मैं तब से बोल रहा हूँ विनायक दामोदर सावरकर। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? आइए हम लोग यहाँ पे बारी बारी से सारे स्टेटमेंट को देखते हैं। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। अब इस तरह का जो प्रश्न है देखेंगे तो जो भी यूपीएससी है या फिर स्टेट पीसीएस है, खासकर देखा जाए तो इस प्रश्न को राजस्थान पीसीएस के द्वारा पूछा गया है स्टेटमेंट के रूप में।
तो उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। बिल्कुल ही करेक्ट है। और अभिनव भारत का जो बेस क्या था यहाँ पे, तो मित्र मेला, जो कि 1899 में शुरू किया गया था और 1904 में ही इसका नाम बदल के कर दिया गया अभिनव भारत। जिसमें देखा जाए तो नासिक में ही इसकी स्थापना हुई थी। माना जाता है कि उस समय लगभग 200 से अधिक जो मेंबर थे इसमें शामिल हुए थे और उन्हीं 200 मेंबरों का जब रुझान आया, यहाँ पे सजेशन आया कि मित्र मेला से अब नाम बदल के रख देना चाहिए अभिनव भारत, तो इसका नाम कर दिया गया अभिनव भारत। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी। अब ये जो मैजनी है यहाँ पे इटली के एकीकरण में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल जिसने प्ले किया हुआ था। काफ़ी ही मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति मैजनी, एक राइटर, एक सोशल वर्कर, सब था यहाँ पे। मैजनी और एक होता है मेजी होता है, ध्यान रखिएगा, एक होता है मेजी। तो मेजी एरा होता है, मेजी काल जो होता है इसका संबंध जापान से हो जाएगा, जिसमें जापान के शासक को काफ़ी शक्ति मिल जाती है। तो मेजी एरा नहीं है, ये है मैजनी, यहाँ पे इटली के एकीकरण में जिसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हुआ था। तो उसी तरीके से यहाँ पे अभिनव भारत में जो कि वी.डी. सावरकर के द्वारा मैजनी की जीवनी लिखी जा रही है, और क्यों लिखी जा रही है वे बताने की ज़रूरत नहीं है, ताकि समाज में मौजूद जो भी युवा लोग हैं उनको राष्ट्रवाद की भावना के तहत जोड़ा जाए, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को यहाँ पे जगाया जाए। तो दूसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखा, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये भी करेक्ट है कि उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक भी लिखी। और देखेंगे यहाँ पे तो सावरकर को, जैसे कि चौथा स्टेटमेंट है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सावरकर को इंग्लैंड से भारत लाया जा रहा था और उस जहाज का नाम पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी मूवी भी बनाई गई है। उस जहाज का नाम था S.A. मोरिया। S.A. मोरिया जहाज का नाम था। जैसे कि पूछा जाता है कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस जहाज़ से भाग लेने गए थे, तो शायद तलवार नामक जो जहाज़ था, वैसे ही यहाँ पे पूछा जा सकता है। S.A. मोरिया जहाज़ से उनको यहाँ पे इंग्लैंड से भारत लाया जा रहा था और 8 जुलाई 1910 को 8 जुलाई 1910 को वे जहाज़ से जैसे ही फ्रांस के एक पोर्ट पे आया, उस पोर्ट का नाम है मार्सेलस पोर्ट। मार्सेलस पोर्ट, इसी पोर्ट से उनके द्वारा यहाँ पे छलांग लगा दिया गया, भागने का प्रयास किया गया, लेकिन उनको यहाँ पे पुनः पकड़ लिया गया था। तो देखा जाए तो चारों का चारों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, अर्थात राइट आंसर विल बी ए, 1, 2, 3 एंड 4। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की? तो हेडगेवार को ही यहाँ पे डॉक्टर जी यहाँ पे बोला जाता था, काफ़ी फेमस नाम है डॉक्टर जी। तो यहाँ पे वर्तमान में जो आरएसएस है उसकी जो नींव डाली गई थी हेडगेवार के ही यहाँ पे द्वारा डाली गई थी। तो काफ़ी फेमस प्रश्न है। आरएसएस की जो स्थापना की गई थी 1925 में, ध्यान रखिएगा 1925 में यहाँ पे की गई थी। डेट पूछ सकता है यहाँ पे 27 सितंबर को, 27 सितंबर 1925 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था नागपुर में। तो वर्तमान में भी आपको इसका मुख्यालय वहीं देखने के लिए मिल जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र में। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा यहाँ पे नेतृत्व किया गया था? अब युगांतर पार्टी का जो नेतृत्व यहाँ पे किया गया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का आप लोग यहाँ पे टाइम पीरियड देख लीजिए, 1879 में उनका जन्म हुआ था और आज समय यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई है। 1915 में देखेंगे तो यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई है। ये भी एक बंगाल के युवा क्रांतिकारी नेता के रूप में मौजूद थे और वे विवेकानंद,
अरविंद घोष। इसके अलावा देखा जाए तो युगांतर, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, ठीक है, मतलब जो भी उस समय आइडियल व्यक्तित्व था या फिर जहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही थी, ये सब कुछ जतीन्द्र नाथ मुखर्जी उनसे काफ़ी इंस्पायर थे, उनसे जुड़े भी हुए थे। खासकर युगांतर, अनुशीलन समिति हो गया, गदर पार्टी हो गया, यहाँ पे सक्रिय सदस्य में से एक थे। और जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को ही यहाँ पे बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी फेमस नाम, बाघा जतीन के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। तो आगे आएगा, हम लोग देखेंगे कि कैसे कहाँ कहाँ मृत्यु हुई यहाँ पे। सब आप लोग मेरे साथ बने रहिए। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? अब यहाँ पे देखेंगे ना, अनुशीलन समिति को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है। उस कंट्रोवर्सी को मैं दूर करने का प्रयास करता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा पी मित्र। पी मित्र का मतलब, पी का संदर्भ यहाँ पे हो जाएगा परमथनाथ। प्रमथनाथ मित्र पूरा नाम है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए, अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन का मतलब क्या है? देखिए, अनुशीलन का मतलब होता है चिंतन, मनन, अथक प्रयास। कोई भी लक्ष्य जब हम बना लेते हैं तो उसके लिए प्रयास करते हैं, दिन रात प्रयास करते हैं, रात दिन एक करते हैं। तो अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जो लक्ष्य था, हर तरीके से अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना था, और उसके लिए कंटिन्यू, मतलब रेगुलर रूप से क्या करना है, प्रयास करना है। इसीलिए अनुशीलन समिति का जो उद्देश्य था, अंग्रेज विरोधी गुप्त क्रांतिकारी संस्था के रूप में चलाते थे। क्योंकि अगर गुप्त क्रांतिकारी संस्था के रूप में अगर ये लोग नहीं चलाते तो अंग्रेज़ों के द्वारा उसको दबा दिया जाता। सशस्त्र संस्था के रूप में थी, क्योंकि यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियों से अगर लैस है, और क्रांतिकारी गतिविधियाँ जहाँ भी आएगी वहाँ पे हिंसक घटनाएं शुरू हो जाएगी। और हिंसक घटना ऐसे नहीं होगी, उसके लिए सामग्री की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, बम गोला बारूद की ज़रूरत होती है। और यही कारण है कि अनुशीलन समिति के सदस्यों के द्वारा देखेंगे तो बम तक यहाँ पे बनाया जाता था। देखा जाए तो इसकी जो आरंभिक जो शाखा थी अनुशीलन समिति की, वो कलकत्ता में ही यहाँ पे स्टेबलाइज हुई, कलकत्ता में। और वो टाइम पीरियड है यहाँ पे देखेंगे तो 1902 का, 1902 का। अब यहाँ पे ध्यान से आप लोग को देखना है, अलग अलग बुक में अलग अलग यहाँ पे जो स्रोत दिया गया है। जैसे सबसे जो ऑथेंटिक स्रोत है यहाँ पे सुमित सरकार की काफ़ी जो फेमस बुक है, जैसे कि 1902 में बता रहे हैं कि सबसे पहले आरंभिक जो इसकी स्थापना की गई थी प्रमथ नाथ के द्वारा यहाँ पे की थी। यही युगांतर अनुशीलन समिति के ये अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके बाद देखेंगे तो इसमें और सारे लोग जुड़ते चले गए, जैसे कि जतीन्द्र नाथ बनर्जी। जतीन्द्र नाथ बनर्जी अभी हम लोगों ने देखा था, इन्हीं का नाम है एक बाघा जतीन। इसके अलावा काफ़ी जो फेमस नाम है बरिंद्र कुमार घोष। बरिंद्र कुमार घोष भी आगे यहाँ पे जुड़ते चले गए। इसके अलावा देखेंगे तो 1902 में लगभग मार्च महीने के आसपास यहाँ पे बंदोपाध्याय जो राइटर है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसकी जो स्थापना की गई थी आरंभिक तौर पे सतीश चंद्र बसु के द्वारा। सतीश चंद्र बसु के द्वारा। सबका संबंध देखिए अनुशीलन समिति से ही है। यहाँ पे क्रेडिट किसको दिया जाए, ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। इसीलिए एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो गलत होने की संभावना अधिक है। लेकिन 1902 में देखेंगे तो यही सारा नाम आपको देखने के लिए मिलेगा। और आमतौर पे देखेंगे तो देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे बरिंद्र घोष का नाम दिया है, पी मित्र दिया है, सावरकर तो नहीं होगा, नरेंद्र गोसाई भी यहाँ पे नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो दो दो यहाँ पे टकरा रहा है, बरिंद्र घोष और पी मित्र। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा परमथनाथ। उसके बाद देखेंगे तो इसकी एक शाखा की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी यहाँ पे मिदनापुर में, 1902 में ही है, 1902 में। लेकिन ये बाद में हो रहा है मिदनापुर वाली शाखा का। और इस शाखा की स्थापना जो की गई थी ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा। ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा यहाँ पे की गई थी। और जब इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, अब लगा कि और अधिक से अधिक एक्टिविटी करने का यहाँ पे प्रयास किया जाना चाहिए, तो 1906 में एक शाखा की स्थापना ढाका में भी यहाँ पे की गई थी, अक्टूबर महीने के आसपास।
और यहाँ पे जो स्थापना करने का जो श्रेय दिया जाता है, ठीक है, पुलिन बिहारी दास, पुलिन बिहारी दास। और यही जो ढाका वाला जो अनुशीलन समिति है बहुत ही फेमस हुआ, कई सारी घटनाओं को इन समिति के द्वारा यहाँ पे अंजाम यहाँ पे दिया गया। एक तरफ से देखा जाए तो अनुशीलन समिति के नाम से बिल्कुल इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन अब जिस एरिया पे जो घटना होती थी, जो नेतृत्व करता होता था, रोल यहाँ पे वहीं प्ले करते हुए आपको नज़र आएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस अनुशीलन समिति में जो बम बनाने का जो काम करते थे उनका भी नाम कई बार पूछ लिया जाता है। उनका नाम है हेमचंद्र कानूनगो, हेमचंद्र कानूनगो। ये बम स्पेशलिस्ट थे। इसके अलावा बरिंद्र जो घोष थे यहाँ पे, एवं भूपेंद्रनाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 से ही यहाँ पे युगांतर जो साप्ताहिक जो पत्रिका थी इसका भी निकाला जाने लगा, युगांतर साप्ताहिक पत्रिका। तो यहाँ पे किसके द्वारा निकाला जा रहा था, तो बरिंद्र कुमार घोष। और बरिंद्र कुमार घोष का यहाँ पे संबंध देख ही पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आरंभिक तौर पे देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आई होप बहुत सारे क्यूरी आप लोगों का रिजॉल्व हुआ होगा। बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने, अब उसका संबंध किससे हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अनुशीलन समिति। बरिंद्र घोष किससे संबंधित है, अब बहुत देखिए आसान है, सारा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो बार बार जो भी नाम आएगा आसानी से हम लोग टिक लगा लेंगे, बरिंद्र घोष। अनुशीलन समिति क्या थी, अभी मैंने बताया था अनुशीलन समिति क्रांतिकारी गतिविधियों से पूरी तरीके से लैस थी यहाँ पे, इसीलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन, एक क्रांतिकारी संगठन, ठीक है। और क्रांतिकारी संगठन का मतलब ये है कि वहाँ पे हिंसक गतिविधियाँ शामिल होंगी ही होंगी। बरिंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे, तो बरिंद्र घोष किससे जुड़े हुए थे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अनुशीलन समिति। अब दो चीज़ है, एक अनुशीलन समिति है और एक जो है युगांतर पत्रिका, युगांतर पत्रिका। तो अनुशीलन समिति के सदस्यों के द्वारा, जिसमें काफ़ी फेमस नाम बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा ही युगांतर पत्रिका को यहाँ पे रिलीज किया जा रहा था साप्ताहिक पत्रिका के रूप में। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने चापेकर बंधुओं का नाम जरूर यहाँ पे सुना होगा। जून 1897 की बात है, जून 1897 की ये बात है, जिसमें चापेकर बंधु है। तो सबसे पहले तो आप लोग कन्फ्यूजन होना दूर होना चाहिए, ठीक है, कि चापेकर बंधु कौन है। यहाँ पे कोई एक नाम नहीं है, यहाँ पे देखेंगे चापेकर बंधु में तीन तीन भाई लोग मौजूद हैं, और आगे चल के प्रश्न भी बनाया जा सकता है। तीन भाई कौन है यहाँ पे, तो पहला है यहाँ पे दामोदर, बालकृष्ण, दामोदर, बालकृष्ण, बालकृष्ण, और इसके अलावा हो जाएगा यहाँ पे वासुदेव। महाराष्ट्र से ही यहाँ पे बिलोंग करते हैं, दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि, वासुदेव हरि। इन्हीं को यहाँ पे संयुक्त रूप से यहाँ पे चापेकर बंधु के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। तो देखेंगे तो उस समय पूना प्ले कमेटी के जो अध्यक्ष था, जिसका नाम था रैंड, और रैंड के साथ साथ दो लोग हैं यहाँ पे, एक तो है यहाँ पे रैंड जो कि पूना प्ले कमेटी का अध्यक्ष था, और दूसरा था यहाँ पे लेफ्टिनेंट आयरस्ट, आयरस्ट भी इसको बोल दिया जाता है। दो लोगों था, ठीक है। इन्हीं दोनों लोगों को यहाँ पे चापेकर बंधुओं के द्वारा मारने का प्लान बनाया गया था। सक्सेसफुल रहा मिशन, दोनों की इन लोगों के द्वारा यहाँ पे हत्या कर दी गई। रैंड तो इसमें मारा गया, ठीक है, और इसके अलावा आयर्स भी यहाँ पे मारा गया। अब दोनों अधिकारी हैं, दोनों को यहाँ पे मार दिया गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि अंग्रेज लोग तो चुप बैठेगा नहीं। और इसी मामले में देखेंगे ना यहाँ पे, तो जो उकसाने का जो आरोप लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा, वो लगाया गया यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक पे, बाल गंगाधर तिलक पे, कि इन्हीं के नेतृत्व में चापेकर बंधुओं ने
यहाँ पे इनकी हत्या की है। इसीलिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक पे सीधे तरीके से 124 ए, धारा 124 ए के तहत यहाँ पे देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया और 18 महीने जेल यहाँ पे हुआ। 18 महीने के लिए यहाँ पे कैद की सज़ा सुनाई गई, जिसकी वजह से देश में भारी विद्रोह हुआ। तो एक तो यहाँ पे जेल गए तो भारी विद्रोह हुआ, सारे लोग जान गए। अब उसके बाद से सज़ा काट के जब वे लौटे तो इतना लोकप्रिय हो गए, यही है ना। अब उनकी लोकप्रियता की वजह से यहाँ पे उनको लोगों के ही द्वारा एक तरीके से देखा जाए तो लोकमान्य की यहाँ पे उपाधि दी गई। कितने जगह आपको देखने के लिए मिल जाता है लोकमान्य की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। हालांकि काफ़ी ऑथेंटिक जो आंसर होगा यहाँ पे लोगों के द्वारा ही दी गई थी यहाँ पे, चूँकि लोगों के नेता है, जन नेता के रूप में ये फेमस हुए थे। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन के समय। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था। बर्रा डकैती, अब देखेंगे ना तो इस टाइप के जो प्रश्न है माइक्रो लेवल का अमूमन आपको बुक में जल्दी देखने के लिए नहीं मिलेगा, डीपली आपको स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन यही घटना चक्र की खासियत है कि कोई ना कोई स्टेट पीसीएस या फिर जो भी यूपीएससी वगैरह ठीक है प्रश्न पूछ ही लेता है, जिसका रिपीटेशन का चांस अधिक बन जाता है। तो बर्रा डकैती का जो स्थान है ये हो जाएगा यहाँ पे पूर्वी बंगाल में 1908 की ये घटना है, 1908 के आसपास। एक चीज़ आपको देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जब से ही यहाँ पे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तो कांग्रेस की स्थापना के समय जो लोग थे, जैसे अनुशीलन समिति की स्थापना हो चुकी थी, वहीं देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक के तरफ, मतलब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र के क्षेत्रों पे भी यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय अनुशीलन जो समिति थी, जैसे 1902 में ही यहाँ पे स्थापना की गई, तो गरम जो दल वाले या फिर उग्रवादी जो गुट वाले अगर रखा जाए इसमें तो कोई गलत यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे तो ऐसा नहीं है कि क्रांतिकारी गतिविधियाँ आगे चल के भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में शुरू हुआ, क्योंकि वो तो हमें शुरुआती तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, खासकर अनुशीलन समिति के नेतृत्व में, अभिनव भारत के रूप में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। तो ये सारा कॉन्सेप्ट काम देगा आपको, ठीक है, कोरिलेटिव स्टडी करने में। तो बर्रा डकैती का जो स्थान था ये हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर पूर्वी बंगाल में मतलब ये अवस्थित था। और इसका जो नेतृत्व किया था इस डकैती को करने के लिए, जिनका नाम है पुलिन बिहारी दास। अभी मैंने आपको बताया भी था कि ये पुलिन बिहारी दास काफ़ी फेमस थे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा 1906 में ढाका में एक अनुशीलन समिति की शाखा यहाँ पे स्थापित किया गया था, जो बहुत एक्टिव था। देख पा रहे हैं कि एक्टिव था। साहसिक कार्य बर्रा डकैती यहाँ पे की गई। तो डकैती लोग करते थे तो रिसोर्सेज के लिए उसमें जो भी मिल जाए, खासकर जो भी बम गोला बारूद होता था, बंदूक होता था, उसको लोग लूट लेते थे। जैसे कि सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव विद्रोह काफ़ी फेमस है, सब आगे आएगा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। किंग्सफोर्ड जो जज था इसकी हत्या का प्रयास यहाँ पे कब किया गया था। तो देखिए 1908 में किया गया था, लेकिन मुजफ्फरपुर में क्यों किया गया था, इसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए जो किंग्सफोर्ड था ना, ये पहले कलकत्ता का जज था और इसने अनुशीलन समिति के सदस्यों को बहुत ही कठोर दंड दिया हुआ था, कठोर सज़ा दिया था। मतलब सज़ा के अनुपात में अधिक से अधिक क्या करना, दंड देना, यही है ना कठोर सज़ा। लेकिन आगे चल के इसका ट्रांसफ़र हो गया किंग्सफोर्ड का, कलकत्ता से ये आ गया मुजफ्फरपुर। और अनुशीलन समिति का मतलब आपको पता है कि क्रांतिकारी, जहाँ पे हिंसक गतिविधियों के माध्यम से किया जा रहा था। इसी में यहाँ पे
अनुशीलन समिति के द्वारा यहाँ पे तय किया गया कि लोग मुजफ्फरपुर जाएंगे और मुजफ्फरपुर जाके किंग्स फोर्ड की यहाँ पे हत्या करेंगे। ये यही है बैकग्राउंड इसका, ठीक है, सिंपल सा बैकग्राउंड है यहाँ पे। और यहीं पे चुना गया था खुदीराम बोस को। खुदीराम बोस के साथ साथ प्रफुल्ल चाकी को यहाँ पे चुना गया था और इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया था 30 अप्रैल 30 अप्रैल 1908 को किया गया था। लेकिन किंग्सफोर्ड का किस्मत काफ़ी अच्छा था। दो लोग थे यहाँ पे, ठीक है, एक तो है यहाँ पे प्रफुल्ल चाकी और दूसरे हैं यहाँ पे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस मतलब देखा जाए तो जस्ट ये लोग 18 साल अभी क्रॉस ही लोग किया हुआ था और उस समय इतनी देशभक्ति की भावना, ये अपने आप में मतलब एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पे किंग्सफोर्ड को यहाँ पे मारने का प्रयास किया गया, बम फेंका गया, लेकिन इस बम में देखेंगे तो कैनेडी की पत्नी और जो पुत्री थी, कैनेडी की पत्नी और उसकी यहाँ पे पुत्री मारी गई। और कैनेडी देखा जाए तो भारत की जो राष्ट्रवादी भावना से थोड़ा बहुत ये सिंपैथी रखता था, कैनेडी भी भड़क गया। अब इतनी बड़ी घटना हुई, निर्दोष लोग मारे गए, तो पुलिस इनके पीछे पड़ गई। प्रफुल्ल चाकी ने यहाँ पे आत्महत्या कर ली, माना जाता है कि डर के मारे आत्महत्या कर ली। और खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के आसपास यहाँ पे पकड़ लिया गया और फांसी मुजफ्फरपुर के जेल में यहाँ पे दे दिया गया। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र के फांसी की सज़ा पाने वाले कौन थे, तो खुदीराम बोस ही थे। जस्ट 18 प्लस इनका एज माना जाता है, कुछ समय क्रॉस कर रहा था और मुजफ्फरपुर जेल में ही इनको यहाँ पे फांसी की सज़ा दे दी गई। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? अब तो आसानी से आप लोग बना लेंगे, ठीक है। राइट आंसर विल बी सी। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का यहाँ पे बचाव किया हुआ था? अलीपुर, इस घटना को कई सारे नाम से जाना जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। अलीपुर है, अलीपुर षड्यंत्र। इसके अलावा देखेंगे तो अलीपुर बम प्रकरण, अलीपुर बम प्रकरण, या फिर इसको और भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, मणिकटोला बम कांड, मणिकटोला बम कांड। तीनों कोई यहाँ पे नाम दे सकता है आसानी से, एग्जाम में लगेगा कि हमने पढ़ा ही नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, तीनों का यहाँ पे एक ही नाम है। 1908 के आसपास की ये घटना थी जब अरविंद घोष और उनके भाई जो थे बरिंद्र घोष, अरविंद घोष और उनके भाई हैं यहाँ पे बरिंद्र कुमार घोष, दोनों भाई हैं ये। लगभग देखेंगे तो इन लोगों के साथ 39 लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार का जो कारण था अवैध हथियार रखना, अवैध हथियार रखना था, क्योंकि सारे के सारे लोग अनुशीलन समिति के सदस्य थे। इस मामले में देखा जाए तो 17 लोगों की यहाँ पे सज़ा हुई थी, परंतु इसमें जो फेमस जो लीडर थे यहाँ पे अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। और इस मामले में अरविंद घोष का जो बचाव किया गया था यहाँ पे चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ये भी बंगाल से बिलोंग करते थे। चित्तरंजन दास उस समय के नामी गिरामी वकील थे। माना जाता है कि अरविंद कुमार को बचाने के लिए एड़ी चोटी का इनके द्वारा यहाँ पे जोड़ लगाया गया था। तो फाइनली यहाँ पे अरविंद घोष को बचाने में सफल रहे थे चित्तरंजन दास। इस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना के पीछे जो कारण था, अगर एक लाइन में कहेंगे आप, तो वो था यहाँ पे उम्मीदों का टूटना। और उम्मीद कैसे टूटा? तो असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की जो वापसी थी, जो नौजवान लोग थे जो टकटकी लगाए हुए थे कि गांधी के नेतृत्व में हमें स्वराज की प्राप्ति होगी, वो तो नहीं मिला। असमय गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया चौरी चौरा कांड घटना के बाद। तो अब उन लोगों ने एक अल्टरनेट मार्ग यहाँ पे चुना, और जो भी क्रांतिकारी लोग होंगे, अल्टरनेट मार्ग क्या है उनका? हिंसा ही होगा, यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से होगा। तो इसीलिए असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद से
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का जन्म हुआ, तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्थापना ही हुई है यहाँ पे अक्टूबर 1924 में। अक्टूबर 1924 में यहाँ पे हुई है। बिल्कुल ही अनुशीलन समिति टाइप के सदस्य इसमें भी लोग मौजूद हैं। युवा लोगों से भरपूर, इसमें कई सारे नाम हैं, जैसे कि इसके जो संस्थापक हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो संस्थापक हैं, जिनका नाम है सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल न सिर्फ संस्थापक बल्कि ये उस समय अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा देखा जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल का नाम काफ़ी फेमस है। योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद, सब इसी से बिलोंग करते हैं। तो कई बार कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को भी शामिल कर दिया जाता है। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद HSRA, इसके जो मेन जो नेता थे ये थे यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद। अभी कैसे थे आपको थोड़ी देर बाद आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। तो HRA का ही यहाँ पे संबंध है काकोरी कांड से। काकोरी कांड से, तो काकोरी कांड में देखेंगे तो जो भी इम्पोर्टेंट इसके जो मेंबर थे सब लोग पकड़े गए। कितने लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्ला खां है, बहुत सारे नाम हैं। चंद्रशेखर प्रसाद, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद भागने में सफल रहे। और फाइनली देखेंगे तो इसी HRA का, ठीक है, फिरोज शाह कोटला में दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HSRA कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद के साथ साथ भगत सिंह वगैरह जो भी नौजवान लोग थे यहाँ पे जुड़ते चले गए। तो काफ़ी लिंक है, आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर विल बी 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना कब की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी, कानपुर में ही की गई थी। अभी मैंने बताया, ठीक है, जिसके जो हेड थे, जो प्रमुख थे, जिनका नाम था, ठीक है, सचिंद्र सान्याल। इसे भी देख लीजिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना हुई थी कानपुर में ही यहाँ पे की गई थी। और अभी मैंने बताया था कि HRA ही यहाँ पे कन्वर्ट हो गया HSRA। लोग बोलते हैं ना गंगाधर ही शक्तिमान है, तो HRA में जो इसका संबंध है काकोरी कांड से, और HSRA जब आएगा 1928 के आसपास, तो इसका जो लक्ष्य हो जाएगा यहाँ पे स्वाधीनता के साथ साथ इसका लक्ष्य हो जाएगा समाजवादी राज्य की यहाँ पे स्थापना करना। काफ़ी फेमस नाम है। और अशफाक उल्ला वगैरह का नाम आपको ध्यान रखना है। काकोरी कांड में मैं बार बार मेमोराइज कर रहा हूँ ताकि आप लोग आगे सही आंसर कर पाएँ। समाजवादी राज्य की पूरी तरीके से यहाँ पे स्थापना करना था। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य यहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पे भगत सिंह भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, सी वर्मा यहाँ पे नहीं थे। सी वर्मा कौन थे, इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो सी वर्मा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। हालांकि बाद में इसके जो परिवर्तित जो संगठन बनेगा HSRA, इसके ये सदस्य बनेंगे सी वर्मा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य यहाँ पे बनेंगे। बाकी तीनों लोग मौजूद हैं यहाँ पे, जिनका नाम है यहाँ पे शिव प्रसाद वर्मा को ही यहाँ पे लाहौर षड्यंत्र केस में, जिसका संबंध सांडर से होगा, जिसके लाठी चार्ज की वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। तो लाहौर षड्यंत्र केस में शिव प्रसाद वर्मा को यहाँ पे आजीवन कारावास हुआ था, आजीवन कारावास। तो आगे नाम देखेंगे, यानी कि एक नाम आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम पे आप लोग नज़र गड़ा के रखेंगे। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? ऐसे भी यह स्टेटमेंट में प्रश्न आजकल बनाए जाने लगे हैं। UPPCS के द्वारा 2014 में प्रश्न पूछा गया था। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल, क्योंकि काकोरी कांड के बाद से ही इनको यहाँ पे पकड़ा गया था, राम प्रसाद बिस्मिल को। और माना जाता है कि फांसी देने से 2 दिन पहले
बिफोर 2 डेज इनको यहाँ पे दूध दिया गया और इन्होंने पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया और फिर उसी समय ये बोलेंगे कि अब मैं केवल अपनी माँ का ही दूध लूँगा। पंडित जो राम प्रसाद जो बिस्मिल है, देखा जाए तो काफ़ी एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को इनकी फांसी हुई थी। 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था, जिसका कुछ पंक्तियों को मैं यहाँ पे आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। जैसे कि उन्होंने बोला था कि मलिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, मलिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरे ही जुस्तजू रहे। तो काफ़ी ही शानदार जो स्टेटमेंट है, कोटेशन है, यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही यहाँ पे शुरुआती तौर पे देखा जाए तो ऑप्शन को सी माना गया था, लेकिन होता है ना कि बहुत सारा कुछ डिबेट्स यहाँ पे शुरू हो जाता है, कैसे पूछ लिया, ठीक है। तो फाइनली आयोग ने इस प्रश्न को यहाँ पे स्टार मतलब इसको हटा ही दिया था, ठीक है, मूल्यांकन से हटा दिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर सी ही होगा। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह जो स्टेटमेंट है लिखा गया है यहाँ पे बिस्मिल के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अब ये बिस्मिल जो है यहाँ पे वो बिस्मिल नहीं है, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं करना है। क्योंकि ये जो गज़ल है, ये जो शायरी है जो लिखा गया है, बिस्मिल अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है बिस्मिल अजीमाबादी का ही जो नाम है सैयद शाह मोहम्मद हसन था। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, सैयद शाह मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसन यही नाम था। देखा जाए तो इनका जो संबंध था पटना के आसपास के क्षेत्रों से ही था यहाँ पे। और इनकी जो गज़ल थी सबसे पहले यहाँ पे 1922 में छपी थी, काजी अब्दुल गफ्फार के, काजी अब्दुल गफ्फार के एक पत्रिका निकलती थी। ये पत्रिका का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, सबाह। सबाह में, इसी सबाह में एक गज़ल जो है छपी हुई थी पहली बार। ये गज़ल लिखा गया है बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा और पत्रिका जो सबाह लिखा गया है काजी अब्दुल गफ्फार के द्वारा। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? अब यहाँ पे बिस्मिल की जगह, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं लगाना है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेक्ट उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात ई विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को चढ़ाया गया था, एक बार हम लोग देख लेते हैं काकोरी षड्यंत्र को। तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा अगस्त 1924 में ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसमें सचिंद्रन सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे बहुत सारे लोग थे। आगे चल के काफ़ी फेमस नाम अशफाक उल्लाह वगैरह सब यहाँ पे जुड़ते चले गए। अगस्त 1924 में ही इसकी स्थापना की गई। क्रांतिकारी लोग हैं ना, मतलब एक्शन लेना ही इनका सबसे प्राइमरी काम होता है। और अगस्त में ही देखेंगे 1925 में, लगभग एक साल बाद 9 अगस्त 1925 को इन्होंने एक योजना बनाई काकोरी ट्रेन को रोकने की। ध्यान रखिएगा, काकोरी नामक स्थान पे इस ट्रेन को, जो लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है, उस ट्रेन का नाम पूछ लेता है 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन था उस, ठीक है, मतलब ट्रेन का नाम। और काकोरी पे यहाँ पे डकैती डाल दिया गया। और वर्तमान में देखेंगे तो यह घटना काकोरी जो कांड है,
ठीक है। वर्तमान में काकोरी एक्शन डे के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुई। और इस कांड में 29 लोगों को, सबसे इम्पोर्टेंट है, 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बड़ा हंसी आएगा कि इसमें देखेंगे कि लगभग उस समय 4600 के आसपास की संपत्ति या फिर पैसा जो भी कह लीजिए, ये इतना यहाँ पे लूटा गया था। हालांकि इसकी वैल्यू उसमें बहुत अधिक थी। 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें काफ़ी फेमस नाम राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ध्यान से देखते चलिए, अशफाक उल्लाह खां हो जाएगा, रोशन लाल, रोशन लाल, राजेंद्र लहड़ी, सबको यहाँ पे देखेंगे तो फांसी की सज़ा यहाँ पे दे दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद भाग निकले थे, बच निकले थे, तो वो पुलिस की गिरफ्त में कभी आए ही नहीं। अंत में देखेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद भी पकड़े गए। लास्ट में जब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन वगैरह की सब स्थापना हो चुकी है, भगत सिंह वगैरह को फांसी भी यहाँ पे हो चुकी है। 1931 में यहाँ पे देखेंगे, लगभग 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में, वर्तमान में जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहीं पे एक पार्क है यहाँ पे, जिस पार्क का नाम है अल्फ्रेड पार्क, ध्यान रखिएगा। अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, या फिर इन्होंने लास्ट गोली को, ऐसा माना जाता है कि जो मौजूद था इन्होंने अपने आप की, ठीक है, गोली मार लिया था। इसके अलावा देखेंगे तो काकोरी कांड से संबंधित मुकदमे में सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ, ठीक है, बक्सी है। इसके अलावा मुकुंदी लाल, मम्मत नाथ गुप्त भी इसमें शामिल थे। तो ये 4 नाम आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिनको काकोरी कांड में, ठीक है, और फांसी की सजा दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो बहुत बहुत आसान सा प्रश्न हो जाएगा, 1925 में। निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला हुआ था? कौन बच निकला हुआ था? जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद, ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? अब यहाँ पे देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद, अगर ये भागते नहीं तो इन्हें भी अशफाक उल्लाह खां के साथ ही यहाँ पे, ठीक है, फांसी की सज़ा दे दी जाती। फांसी भी देखेंगे ना, उनको तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग जेल में दिया गया है, उससे भी रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है, आगे पूछा जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? किन क्रांतिकारियों को? तो राम प्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्लाह खां है, राजेंद्र लाहिड़ी है, ठीक है। ऐसे जो 4 नाम मैंने बताया था, रोशन लाल है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल, रोशन लाल, और इसके साथ साथ यहाँ पे राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र लाहिड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का नाम तो अभी तक अमर है। हिंदू मुस्लिम की एकता की जब भी बात की जाती है, तो इन दोनों की एग्जाम्पल दिया ही दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो काकोरी कांड से संबंधित कौन नहीं था? तो आसान सा प्रश्न है, सूर्य सेन, ध्यान रखिएगा, सूर्य सेन। सूर्य सेन के द्वारा ही देखेंगे तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी। देखा जाए तो इनका भी संबंध, या इनका भी जो जुड़ाव था अनुशीलन समिति के साथ था, इसीलिए कई बार दे दिया जाता है कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना सूर्य सेन और अनुशीलन समिति के सदस्यों के माध्यम से की गई थी। ये कहना कोई गलत नहीं होगा। सूर्य सेन को यहाँ पे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मास्टर थे, काफ़ी शानदार, ज़बरदस्त। और इनका जो सबसे बड़ा जो कांड किया गया था इनके नेतृत्व में, वो था चटगांव विद्रोह। चटगांव विद्रोह, चटगांव का जो पुलिस चौकी था उस पर धावा बोला गया था, ताकि बड़े मात्रा में बंदूक गोला बारूद सब यहाँ पे लूटा जाए। उसमें देखेंगे ना तो चटगांव शस्त्रग्राम में कुछ महिलाओं का भी नाम आएगा, कल्पना दत्त वगैरह का, आप लोगों को ध्यान रखना है। उसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी, जिनको काफ़ी लंबे समय तक सज़ा सुनाई गई थी। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था?
तो काकोरी षड्यंत्र केस से राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, देखा भी सबको यहाँ पे फांसी की सज़ा दिया ही गया था। भगत सिंह का संबंध यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। हस भगत सिंह का सबसे जो प्रसिद्ध जो वक्तव्य था, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा लिखा नहीं गया था, बल्कि भगत सिंह के द्वारा इसको लोकप्रिय बनाया गया था। तो इंकलाब जिंदाबाद जो लिखा गया था मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा, मौलाना हजरत मोहानी के द्वारा यहाँ पे लिखा गया था। और एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, हालांकि पूछा नहीं गया है, कि फांसी के अंतिम दिन में एक किसकी बुक पढ़ रहे थे भगत सिंह। भगत सिंह उसमें पढ़ रहे थे जर्मन मार्क्सवादी जिसका नाम था क्लारा जेटकिन, क्लारा जेटकिन के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी जिसका नाम था रेमिनिसेंस, रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन, ऑफ लेनिन। ठीक है, ये बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इन्हें हो फ्यूचर में पूछा ही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे। अब देखेंगे ना, तो काकोरी कांड में जो हुआ था, अब स्वाभाविक सी बात है कि इनको भी जो भी अभियुक्त लेख थे, ठीक है, बचाव पक्ष को भी यहाँ पे मिला ही मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है नाम जानना। तो 1950 में हुआ था, तब से मैं बताते आ रहा हूँ। इसमें देखेंगे तो जो भी HRA के जो मेंबर लोग इस पे मौजूद थे और बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। सरकार की ओर से पैरवी के लिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सरकार की ओर से पैरवी के लिए, अर्थात यहाँ पे देखा जाए तो ब्रिटिश का जो साइड जो ले रहे थे उनका नाम था यहाँ पे जगत नारायण मुल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त यहाँ पे किया गया था। जैसे आज है ना, वर्तमान में क्या है, जैसे एक फंडामेंटल राइट है कि जब भी आपको जेल में डाला जाता है तो सरकार वकील उपलब्ध जरूर कराएगी, क्वालिटी कुछ भी है। तो उस समय यहाँ पे काकोरी कांड में शामिल जो भी लोग मौजूद थे उनको भी उपलब्ध कराया गया था, लेकिन बहुत कमज़ोर वकील उपलब्ध कराया गया था। और उन दो कमज़ोर वकीलों का जो नाम था, जैसे कि एक हो जाएगा यहाँ पे लक्ष्मी शंकर मिश्र, लक्ष्मी शंकर मिश्र, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे केसी दत्त। ठीक है, केसी दत्त, केसी दत्त है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, केसी दत्त। एक और नाम आता है, कभी कभी दे दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, जय नारायण मिश्र, जय नारायण मिश्र। तो ऐसे 3 वकीलों का नाम आप लोगों ने, मतलब आप लोगों को ध्यान रखना है, जिन्होंने भारत के क्रांतिकारियों के लिए यहाँ पे वकालत की हुई थी। लक्ष्मी शंकर, केसी दत्त, जय नारायण, ध्यान रखिएगा, जय नारायण। मांग थी यहाँ पे काकोरी कांड के जो भी सदस्य थे इनके समर्थकों का कि हाई कैटेगरी का वकील दिया जाए, लेकिन इन्हीं को यहाँ पे दिया गया। फाइनली लोग बचाने में असफल रहे, जिसके वजह से यहाँ पे जो भी लोग शामिल थे उनको फांसी की सजा हुई थी। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1924 का कानपुर षड्यंत्र, MA अंसारी। कानपुर षड्यंत्र मामला देखिए क्या था। आपको पता है कि MN रॉय के नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना की गई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, 1925 में की गई थी। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है, 1924। तो देखा जाए ना, कानपुर षड्यंत्र का जो संबंध है कोई अलग से नहीं है, इसका भी संबंध बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे तो कम्युनिस्ट विचारधारा को रोकने को लेके ही यहाँ पे है, कम्युनिस्ट विचारधारा को रोकने को लेके ही यहाँ पे, चूँकि ये लोग सारे जो इंस्पायर होते थे रसिया वगैरह से, उस समय सोवियत रूस था उससे होते थे। और आपको पता है कि उस समय पूंजीवादी वर्सेज जो साम्यवादी के बीच जो विचारधारा की लड़ाई थी वो कहीं छुपी नहीं थी। सोवियत रूस अकेले ही यूरोपीय देशों को टक्कर दे रहा था। वैसे में उस विचारधारा से चलना, वो भी
भारत में जहाँ पे अंग्रेज़ों का पूरी तरीके से कंट्रोल था, तो कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर अंग्रेज़ लोग बिल्कुल वाकिफ़ था कि इसको भारत में फलने-फूलने यहाँ पे नहीं देना है। इसी मामले में देखेंगे तो 1924 में जो भी उस समय एक्टिव लोग थे, जैसे कि मुज़फ़्फ़रपुर अहमद है, शौकत उस्मानी है, नलिनी गुप्ता है, इसके अलावा और भी नाम है, रामचरण लाल शर्मा है, सिंगारवेलु चेट्टियार है, इसके अलावा गुलाम शौकत हुसैन है। ऐसे आपको कई सारे नाम देखने के लिए मिल जाएँगे, कि जिनको यहाँ पे कानपुर षड्यंत्र के तहत यहाँ पे अभियान चलाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक लाइन में कहा जाए तो बढ़ते कम्युनिस्ट के प्रभाव को रोकने के लिए यहाँ पे किया गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान ज़रूर रखना ही रखना है, ठीक है। एम ए अंसारी की बात अगर हम लोग कर लें यहाँ पे तो मुख्यतः देखा जाए तो एम ए अंसारी का पूरा नाम है मुख्तार अहमद अंसारी। मुख्तार अहमद अंसारी, ये नाम आपको बहुत ध्यान रखना है। आगे चल के माना जाता है मुख्तार अहमद अंसारी ये कांग्रेस से मिल गए 1916 के आसपास, कांग्रेस लीग से भी मिल गए थे और 1916 में कांग्रेस लीग और कांग्रेस के बीच मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच इन्होंने सुलह कराने का प्रयास किया हुआ था, काफ़ी इनका इम्पोर्टेंट रोल था ही था। इसके अलावा मुख्तार अहमद अंसारी को जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में भी जाना जाता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा पार्ट इसका ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देखेंगे 1924 में तो बहुत अधिक ये लोग सफल नहीं हुए, लेकिन 1925 में देखेंगे तो फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कर लिए और उस समय आरंभिक तौर पे जो इनका चुनाव चिन्ह था, ध्यान रखिएगा हंसिया जो होता है ना इसे, ठीक है, हंसिया और उसमें एक हथौड़ा का साइन रहेगा, तो ये आरंभिक प्रतीक यही है। बाद में फिर हंसिया के साथ बाली भी आएगा, ठीक है, वो तो कई सारी उसके अलग अलग शाखाएं हैं। किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। यह बोला गया था वाजिद अली शाह के द्वारा, यहाँ पे बोला गया था। अब ये वाजिद अली शाह कोई और नहीं था बल्कि अवध का जो नवाब था, किस तरीके से कुशासन के आरोप लगा के आउटरोमन की जो रिपोर्ट थी, कुशासन का आरोप लगा के इसको यहाँ पे निकाला गया। काफ़ी लोकप्रिय था अवध में, खासकर अपने लोगों में, और यही कारण है कि जब ये जा रहा था तो लोग आंसू बहा रहे थे। इसकी जो बेगम थी, बेगम, ठीक है, पता ही, हजरत महल काफ़ी 1857 की क्रांति में सक्रिय रही। तो वाजिद अली शाह का ही स्टेटमेंट है, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी। कब गठित की गई थी? देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का जो गठन किया गया था, चोरी चुपके ही इसका भी गठन किया गया था, जैसे HRA का किया गया था सितंबर 1928 में। बहुत ध्यान से देखते चलिए, सितंबर 1928 में। ये किसके नेतृत्व में? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में ये किया गया था। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में स्थित है, वहीं पे किया गया था और इसका भी उद्देश्य था कि भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। क्योंकि साइमन कमीशन के समय जो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी, उसी का HSRA के सदस्यों के द्वारा बदला लेने का प्रण यहाँ पे लिया गया। जैसे कि HRA के सदस्यों के द्वारा काकोरी कांड किया गया, तो HSRA के सदस्यों के द्वारा बदला लेने का प्रण लिया गया, क्योंकि पंजाब के बहुत सारे मेंबर इसमें शामिल हो चुके थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सब तो लोग इसमें आ ही गए थे। और फाइनली देखेंगे तो सैंडर्स की यहाँ पे हत्या भी की जाएगी। यही जो सैंडर्स की जो हत्याकांड है, इसी को बोला जाता है लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र भी यहाँ पे इसको बोला जाता है। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रुका। सैंडर्स की हत्या करने के बाद से 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को वो ऐतिहासिक दिन आ गया जहाँ पे
बहरे लोगों को धमाके की आवाज़ सुनाना था और इसमें 2 लोग शामिल हुए, भगत सिंह। भगत सिंह के साथ-साथ एक और नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बटुकेश्वर दत्त। तो बीबी में कर देता हूँ, बी से भगत सिंह और बी से हो जाएगा यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त। 8 अप्रैल 1929 को उस समय केंद्रीय विधानमंडल में देखेंगे तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल चल रहा था। ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पे विवाद चल रहा था, उसी समय ये बम यहाँ पे फेंका गया था। तो फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद से इसकी धाराएं तो लगाई गई, लेकिन क्योंकि सैंडर्स की हत्या हुई थी तो इसीलिए यहाँ पे सैंडर्स की हत्या के एवज में इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका हुआ था। कब फेंका हुआ था? सॉरी, किसके साथ फेंका हुआ था? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ये तो बहुत आसान सा प्रश्न हो गया। 1928 में। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका हुआ था? तो देखेंगे तो बम जो फेंका गया है 2 लोगों के द्वारा, भगत सिंह और साथ में बटुकेश्वर दत्त के द्वारा यहाँ पे बम फेंका गया था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर विल भी हो जाएगा डी। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको यहाँ पे फांसी की सज़ा यहाँ पे दी गई थी लाहौर षड्यंत्र के मामले में। लाहौर षड्यंत्र के मामले में इनको फांसी की सज़ा यहाँ पे दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक 23 मार्च के आसपास दी गई थी, 23 मार्च के आसपास। तो वैलेंटाइन डे वगैरह निकलता है ना कि 14 फरवरी को हुआ था भगत सिंह की फांसी, वैसा नहीं है, 23 मार्च को इनकी फांसी हुई थी। बटुकेश्वर दत्त को भी पकड़ा गया था, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को यहाँ पे आजीवन कारावास की सज़ा दिया गया था, काला पानी की सज़ा, जो कि अंडमान जेल में भेज दिया जाता था। और फाइनली देखेंगे तो बटुकेश्वर दत्त की जो मृत्यु हुई आज़ादी के बाद से हुई, लगभग 1965 के आसपास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। कौन थे? भगत सिंह हो जाएगा। बाकी तो देख पा रहे हैं कितना और नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे भगत सिंह एक बार देख लीजिए। और यहाँ पे ठीक है, देखेंगे तो HRA को ही यहाँ पे पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया था, HSRA के फॉर्म में। और HSRA में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में, विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा का नाम तभी मैंने जिक्र किया हुआ था। इसके अलावा जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव, सबने यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में फिरोज शाह कोटला मैदान में यहाँ पे बैठक करके इसकी स्थापना की हुई थी 1928 में। ध्यान रखिएगा, 1928 में यहाँ पे की हुई थी। तो इसीलिए इसका नाम बदल के रख दिया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? किसने किया हुआ था? देखिए, शामिल तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन इसमें जो फेमस जो नाम है जिनके नेतृत्व में किया गया था वो नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। देखिए, क्लास में नॉन स्टॉप ले रहा हूँ ना, मतलब लगातार 2 घंटे 3 घंटे बोलना आसान नहीं होता है। कोई एडिटिंग भी मेरे वीडियो में नहीं होता है, ठीक है, रॉ होता है पूरी तरीके से। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, देखिए, इसकी जो स्थापना की गई थी दिल्ली में, और HRA की स्थापना की गई थी कानपुर में। तो कई बार देखिए यहाँ पे कानपुर भी दिया हुआ है, ठीक है, कानपुर नहीं होगा, यहाँ पे दिल्ली होगा। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? देखिए, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को जो अंग्रेज़ों ने मारा हुआ था, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, मुठभेड़ में ही वे मरे हुए थे। कई सारे जो इतिहासकार है या फिर डिबेट का बिंदु आ जाता है कि
खुद से इन्होंने गोली नहीं मारा था तो मरे नहीं थे, ठीक है। हालांकि इतिहास में अभी भी इनका नाम है कि एक गोली रहते हुए लास्ट में इन्होंने खुद को गोली मार लिया हुआ था। और देखिए, थोड़ा सा एक बार आप लोगों को मैं लिंक कर देता हूँ। एच आर ए जब हुआ काकोरी कांड, तो काकोरी कांड में चंद्रशेखर आज़ाद बच निकले। फिर हुआ HSRA कांड, इसके बीच मैंने समझ रहे हैं ना, HSRA की जब स्थापना हुई तो लाहौर षड्यंत्र भी हुआ, लाहौर षड्यंत्र हुआ, तो इसमें भी ये बच निकले। यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को फांसी हुई, अशफाकुल्ला वगैरह सब थे। HSRA में भी बहुत सारे लोगों की फांसी हुई, अभी देखा भगत सिंह, राजदेव, ठीक है, सुखदेव, सब लोग थे। यहाँ पे भी चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे बच निकले थे। तो सोच रहे हैं ना कि दो दो बार इतना बड़ा जो कांड था उसका नेतृत्व करके बच जाना, इसका मतलब कि बिल्कुल ही चंद्रशेखर आज़ाद के पीछे यहाँ पे पुलिस लगी हुई थी। और पुलिस का मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे उनकी जो CID होता है, जिसको हम लोग मुखबिरी भी बोलते हैं, हर हाल में लोग करते थे। और माना जाता है कि ये मुखबिरी करने वाला, चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़वाने वाला कोई और नहीं है। इसमें एक नाम है राइटर का, धर्मेंद्र गौड़ ने अपनी पुस्तक या फिर अपनी डायरी में लिखा हुआ है कि ये जो मुखबिरी देने वाला वीरभद्र तिवारी था। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, वीरभद्र तिवारी ने ही यहाँ पे पुलिस को लोकेशन बताया हुआ था कि अल्फ्रेड पार्क में एक्टिविटी कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद। और फाइनली वहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल गई और फिर गोलीबारी हुई, मुठभेड़ हुआ, और उसमें फाइनली अंततः देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद की यहाँ पे मृत्यु हो गई। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, लिंक देखिए, ये टूटेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। पुलिस इतना क्यों बेचैन थी, बताने की ज़रूरत नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया हुआ था? तो देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, दो नाम है यहाँ पे, भगत सिंह है और इसके अलावा, ठीक है, एक ही है। तो राइट आंसर होगा भगत सिंह। अब भी मैंने बताया था कि इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा लिखा गया था मौलवी हसरत मोहानी के द्वारा, लेकिन उसको फेमस किसके द्वारा किया गया, तो भगत सिंह के द्वारा किया गया, इसीलिए क्रेडिट भगत सिंह को दिया जाता है। प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया हुआ था? अब देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत आसान से प्रश्न हो गया, भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद, करेक्ट उत्तर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी उस समय? देखिए, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस समय जो भगत सिंह की जो उम्र थी 21 साल से थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा था, क्योंकि भगत सिंह का जो जन्म हुआ था सितंबर 1907 में, और फांसी की सज़ा यहाँ पे कब हुई थी? 8 अप्रैल 1900, सॉरी, कई जगह ठीक है 23 अप्रैल, 23 मार्च में लिखा रहता है, कई जगह 8 अप्रैल, 8 अप्रैल 1900, सॉरी, ये गड़बड़ हो जा रहा है ना। और सितंबर 1907 में उनका जन्म हुआ था और फांसी की सज़ा दी गई थी 23 मार्च 1931 को। तो ध्यान रखिएगा, 23 मार्च 1931 को। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो उनकी जो उम्र थी उस समय 21 साल से थोड़ा सा यहाँ पे क्या था, अधिक था यहाँ पे, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? करेक्ट उत्तर हो जाएगा 23 मार्च 1931 को। यहाँ से देखेंगे तो जो फांसी जो दी गई थी, इसमें काफ़ी जो इम्पोर्टेंट नाम कुछ और भी आता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो फांसी की सज़ा दी गई थी किसके अंतर्गत दी गई थी, तो लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत, लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत यहाँ पे दी गई थी 23 मार्च 1931 को। कितनी बार लगता है कि असेंबली बम कांड की वजह से दिया गया था? नहीं, असेंबली बम कांड में भगत सिंह थे, बटुकेश्वर दत्त थे, तो इसीलिए बटुकेश्वर जो दत्त है, देख पा रहे हैं ना, ये इन पे लाहौर षड्यंत्र का प्रूफ नहीं यहाँ पे हो पाया था, इसीलिए बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। लेकिन राजगुरु सुखदेव सब शामिल थे लाहौर षड्यंत्र केस में, इसीलिए तीनों को यहाँ पे फांसी की सज़ा दी गई।
भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? मतलब कहानी पढ़ेंगे तो फिर आप समझ में आ जाएगा आपको कि भगत सिंह की फांसी के बाद से क्या हुआ। लेकिन फाइनली एक आइडियल स्थिति में देखा जाए तो स्मारक बना दिया गया है फिरोजपुर में। ध्यान रखिएगा, फिरोजपुर में बना दिया गया है। प्रतिवर्ष देखा जाए तो 23 मार्च को ही फांसी हुई थी, तो हजारों की संख्या में लोग जाते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा नहीं हुई थी? अभी मैंने बताया था, वो नाम था यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त। ध्यान रखिएगा, बटुकेश्वर दत्त को यहाँ पे नहीं हुआ था। काला पानी की सज़ा देकर, ठीक है, सेलुलर जेल जिसे अंडमान द्वीप में स्थित था वहीं पे भेज दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, लाहौर षड्यंत्र केस। और इसका संबंध हो जाएगा सैंडर्स हत्याकांड। सैंडर्स कौन है? जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की यहाँ पे मृत्यु हुई थी। भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। वो दो साथी कौन थे? तो वो दो जो साथी थे, राजगुरु और सुखदेव थे। बटुकेश्वर दत्त यहाँ पे नहीं होगा, काला पानी की सजा दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र मामले में परिणति किसकी फांसी में हुई? किसकी फांसी में हुई अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। लाहौर षड्यंत्र मामले में देखेंगे तो जो हुआ, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। तो राइट ऑप्शन विल बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी होगा। राम प्रसाद बिस्मिल हो गया, रोशन सिंह हो गया, इनको तो काकोरी कांड के अंतर्गत दिया गया था। तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी की सज़ा दिया गया था गोरखपुर जेल में दिया गया था, और रोशन सिंह को जो फांसी की सज़ा यहाँ पे दिया गया था इलाहाबाद जेल में दिया गया था, इलाहाबाद में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों का संबंध हो जाएगा काकोरी कांड से। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का यहाँ पे नाम बताइए। अब यहाँ पे दो चीज़ है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर विल बी सी ही होगा, अशफाक उल्ला का, जिनका संबंध काकोरी षड्यंत्र से है। यहाँ पे अशफाक उल्ला कहाँ से थे? तो ये थे फैजाबाद से। ध्यान रखिएगा, फैजाबाद, यही फैजाबाद जिसका वर्तमान में नाम अयोध्या कर दिया गया है। 19 दिसंबर 1927 को फांसी हुई थी। उस समय इनकी उम्र थी लगभग 27 वर्ष के यहाँ पे आसपास थी। और अशफाक उल्ला खान का नाम अपने आप में सांप्रदायिकता वादियों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इनका नाम से काफ़ी सीख लेना ही लेना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए और भी मुस्लिम लोग हैं इस पे जो मौजूद हैं। जैसे कि आपको ध्यान होगा 1857 का जब विद्रोह होगा तो बहादुर शाह जो सेकेंड था यहाँ पे, जो दिल्ली में विद्रोह किया गया था उसके नेतृत्व में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दिल्ली विद्रोह को तो दबा दिया गया था 1857 में ही, और फिर से मुग़ल जो शहज़ादा था जिसका नाम था मिर्ज़ा अजुज़ुद्दीन, ठीक है, मिर्ज़ा अजुज़ुद्दीन था। इसके साथ साथ देखेंगे तो और भी लोगों को 1857 में ही अन्य 6 मुग़ल शहज़ादों को दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए तिथ्यानुसार सही क्रम का यहाँ पे चयन करना है। तो अब तो ये बहुत आसान हो जाएगा। लाहौर मुकदमा कब किया गया था? लाहौर जो, देखिए लाहौर जो षड्यंत्र है 2 बार हुआ है। एक तो हुआ है यहाँ पे 1916 में, खासकर गदर आंदोलन के बाद से 1916 में, और दूसरा आपको पता है कि ये हुआ है 1930 के आसपास हुआ है सैंडर्स के मामले में, ठीक है। तो लाहौर मुकदमा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी भी देख लीजिए, जैसे कि कानपुर जो षड्यंत्र जो कांड था 1924 में हुआ था। काकोरी जो कांड हो जाएगा 1925 में। और
इसके अलावा मेरठ का जो मुकदमा हो जाएगा 1929 में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ही बैठ रहा है, देख पा रहे हैं। लाहौर, लाहौर के बाद से कानपुर, कानपुर के बाद से हो जाएगा यहाँ पे काकोरी, उसके बाद लास्ट में हो जाएगा मेरठ। ठीक है, तो यही सही ऑप्शन होगा सी। इसका मतलब लाहौर मुकदमा यहाँ पे कब लिया जा रहा है, 1916 वाला यहाँ पे कंसीडर करके चला जा रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं होगा, जैसे हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण दिया हुआ है 1910 में, बिल्कुल ही करेक्ट है। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण में देखेंगे तो उसमें इंस्पेक्टर था जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसका नाम था शमसुल अहमद। शमसुल अहमद की हत्या कर दी गई थी। और 1910 में बंगाल में अंदाजा लगा सकते हैं ये काम कौन कर सकता है, अनुशीलन समिति के सदस्यों के द्वारा, अनुशीलन समिति के सदस्यों के द्वारा। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण है यहाँ पे 1914 में, बिल्कुल करेक्ट है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण यहाँ पे दिया हुआ है 1916 और 1930 में, दो बार हुआ है, बिल्कुल सही है। काकोरी षड्यंत्र देखिए दिया है 1924 में, तो 1924 में तो HRA की स्थापना हुई थी ना, तो इसका संबंध हो जाएगा 1925 से यहाँ पे हो जाएगा। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन विल बी डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। दिल्ली षड्यंत्र केस यहाँ पे दिया हुआ है अमीर चंद, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। काकोरी षड्यंत्र केस दिया हुआ अशफाकुल्ला, ये भी बिल्कुल सही है। लाहौर षड्यंत्र केस दिया हुआ है यहाँ पे जतिन दास, ध्यान रखिएगा जतिन दास, ये भी बिल्कुल सही है। नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस दिया हुआ है, अब यही तो गलत हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि रास बिहारी बोस का संबंध जो हो जाएगा दिल्ली षड्यंत्र से, दिल्ली षड्यंत्र से था। और वे गिरफ्तारी से बचने के लिए देखेंगे तो रास बिहारी बोस भारत रहेंगे नहीं, ये चले जाएंगे फाइनली जापान। ठीक है, जापान। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे हावड़ा षड्यंत्र केस नेतृत्व किसने किया हुआ था, जतिंद्र नाथ मुखर्जी। लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु हो जाएगा। दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीर चंद। और अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष, जिसमें एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया गया था CR दास के द्वारा अरविंद घोष को बचाने के लिए। ए का 3 ऐसा एक ही ऑप्शन है, देख रहे हैं ना यहाँ पे। एग्जाम में आपको अगर समय बचाना है तो एक एक अगर जो भी आप ठोस आंसर जान रहे हैं, जानने के बाद तुरंत से ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, क्या पता पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाए। मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किया गया था। इसका जो षड्यंत्र था देखिए, कानपुर का जो बोल्शेविक षड्यंत्र कांड था, इसी के लिए फेमस हुआ था। वामपंथी विचारधाराओं से काफ़ी अंग्रेज़ों को दिक्कत हुआ था। विचारधारा की लड़ाई थी सोवियत रूस और अंग्रेज़ों के बीच, यूरोप के बीच, जिसमें पूंजीवादी वर्सेस साम्यवादी था। तो वही विचारधारा अंग्रेज़ों को रहते हुए भारत में फैलेगी तो उनको समस्या होगी ही होगी। तो ये सारे नाम थे यहाँ पे, जो भी नाम आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इनको 4-4 साल की यहाँ पे कैद हुई थी। और फाइनली 26 दिसंबर 1925 को, 26 दिसंबर 1925 को MN रॉय के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी हो गई। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया हुआ था, किसने किया हुआ था, तो सूर्य सेन के द्वारा ही यहाँ पे किया गया था। काफ़ी फेमस नाम, ध्यान रखिएगा, सूर्य सेन बहुत इम्पोर्टेंट है। चटगांव शस्त्रागार धावा हुआ कब था यहाँ पे, तो इसमें देखेंगे आप लोग, ये लगभग हुआ था 18 अप्रैल 1930 को, 18 अप्रैल 1930 को यहाँ पे प्लान बनाया गया, जिसमें सूर्य सेन ने, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था कि इनके द्वारा इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी, जिसमें अनुशीलन समिति के सदस्यों का भी काफ़ी अच्छा खासा रोल था। अब इसमें बहुत सारा नाम है,
चटगांव शस्त्रकार धावा में या फिर इंडियन रिपब्लिकन जो आर्मी के सदस्यों में मैं नाम एक बार बता देता हूँ, जैसे कि अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, काफ़ी नाम है। कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं लिख देता हूँ। प्रीति वाडेकर जो महिलाओं का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे कल्पना दत्त का भी नाम आएगा, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त, टेगराबल, ये सारे यहाँ पे प्रमुख लोग थे। तो 18 अप्रैल 1930 को ही यहाँ पे इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों ने धावा बोल दिया चटगांव में, ध्यान रखिएगा चटगांव में, और काफ़ी ही मुठभेड़ हुआ। इसमें 80 सैनिक मारे गए थे अंग्रेज़ों के, और 12 के आसपास क्रांतिकारी लोग भी मारे गए थे। और फाइनली यहाँ पे 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को यहाँ पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और 1934 को फांसी की सज़ा सूर्य सेन को दी गई। फांसी की सज़ा तो दी गई थी इनको, चिटगांव जेल में दी गई थी। तो चिटगांव जेल देखेंगे तो वर्तमान में यह बांग्लादेश में पड़ेगा। तो बांग्लादेश सरकार के द्वारा भी काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता है, जहाँ पे सूर्य सेन को फांसी दी गई थी। चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। कहाँ पे बनाई गई थी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, या फिर सूर्य सेन के द्वारा ही बनाई गई थी ना यहाँ पे चटगांव, ठीक है। चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सूर्य सेन। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे। कम आयु के जो शहीद थे मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसमें कुछ नाम है, जैसे कि सुखदेव है, अशफाक उल्ला खां है, खुदीराम बोस है, हेमू कालरी है। तो देखिए खुदीराम बोस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन खुदीराम बोस ही करेक्ट उत्तर होगा। सुखदेव का उम्र उस समय लगभग 24 साल के आसपास था। अशफाक उल्लाह का मैंने बता दिया है, लगभग 27 साल के आसपास। खुदीराम बोस का जस्ट 18 वर्ष, में पूरा लिख देता हूँ, पूछ सकता है। 18 वर्ष 8 माह कितना दिन था, तो 8 दिन। सब 8 से आप लोग लिंक कर लीजिएगा। 18 वर्ष 8 माह 8 दिन हुआ था। मुजफ्फरपुर जेल में ही इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। इसके अलावा एक और नाम है यहाँ पे, हेमू कालड़ी, ध्यान रखिएगा। हेमू कालड़ी का भी नाम है। और हेमू कालड़ी की यहाँ पे बात करें तो इनको फांसी की सज़ा इनको भी बहुत कम उम्र में दी गई थी, 19 वर्ष के आसपास, 19 वर्ष 9 माह इनका उम्र था, तब फांसी की सज़ा दी गई थी। और फांसी क्यों दिया गया था, देखिए जो सिंध का जो क्षेत्र था, सिंध से एक ट्रेन थी जो बलूचिस्तान जाने वाली थी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान माना जाता है, 1943 के आसपास है। तो उस ट्रेन को एक्सीडेंट कराने का प्लान बनाया गया, ट्रेन की पटरियों से छेड़छाड़ किया गया था हेमू कालड़ी के द्वारा, और ऑन द स्पॉट इनको पकड़ लिया गया था। इसके एवज में इनको फांसी की सज़ा दी गई। और इनके भी द्वारा फांसी के समय कुछ बातों को बोला गया, जैसे भी बोलते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं भारत भूमि से ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त करने हेतु अपने तुच्छ जीवन को भारत माता के चरणों में भेंट कर रहा हूँ। ऐसे स्टेटमेंट बना के देखिए दिया जा सकता है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए बारी बारी से हम लोग लिंक करते हैं। अब अभिनव भारत हो जाएगा, किसके द्वारा है यहाँ पे, अभिनव वीडी सावरकर के द्वारा, मैंने बताया था आपको 1904 के आसपास। अनुशीलन समिति यहाँ पे किसके द्वारा हो जाएगा, अनुशीलन समिति का हो जाएगा अरविंदो घोष। कई सारी शाखाएँ थी, कलकत्ता, ढाका। गदर पार्टी हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 में। और स्वराज पार्टी हो जाएगा यहाँ पे 1923 के आसपास चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर विल बी डी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ संगठन दिया हुआ, दूसरे तरफ संस्थापक हैं। अभिनव भारत, अब यहाँ से तो आसान हो जाएगा ना, अभिनव भारत का संबंध हो जाएगा वीडी सावरकर से, मित्र मेला वीडी सावरकर से, अभिनव मित्र मेला ही अभिनव भारत बन गया। इंडियन रिपब्लिक आर्मी यहाँ पे दी हुई है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी 1930 में की गई थी।
एस एन सान्याल के नेतृत्व एस एन सेन के नेतृत्व में, सूर्य सेन के नेतृत्व में, और साथ में अनुशीलन समिति भी शामिल थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सचिंद्र सान्याल के नेतृत्व में। एस एन मतलब सचिंद्र सान्याल, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यही होगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। चटगांव शस्त्रगार हमला यहाँ पे दिया हुआ है सूर्यसेन के नेतृत्व में। कब किया गया था? तो 18 अप्रैल 1930 को किया गया था। काकोरी षड्यंत्र कांड यहाँ पे है 9 अगस्त 1925 को। किसके नेतृत्व में? तो राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में। लाहौर षड्यंत्र यहाँ पे हो जाएगा। लाहौर षड्यंत्र आपको 2 बार हुआ है, एक तो 1916 में हुआ है और एक 1900, ठीक है, 29-30 में भी हुआ है यहाँ पे। तो लाहौर षड्यंत्र में देखेंगे तो जो संबंध हो जाएगा जतीन दास से यहाँ पे हो जाएगा। जतीन दास को यहाँ पे पकड़ लिया गया था लाहौर षड्यंत्र केस के तहत, और जतीन दास ने यहाँ पे जेल में राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने कोई सुनवाई ही नहीं की और फाइनली इनको भूख से लगभग 63 दिन तक ये भूखे रहे थे। और 13 सितंबर 1930 को इनकी यहाँ पे 1929 को इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। गदर पार्टी का संबंध किससे हो जाएगा? लाला हरदयाल से। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर विल भी हो जाएगा सी। जतीन दास किस आरोपी में बंदी बनाए गए थे? तो देख रहे हैं लाहौर षड्यंत्र में। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी उनका नाम था जतीन दास। निम्न क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। कैसे कैसे किनकी यहाँ पे मृत्यु हुई थी? तो नंबर 1 है, यहाँ पे देख पा रहे हैं जतीन दास का यहाँ पे नाम दिया गया है। जतीन दास कैसे यहाँ पे मरे हुए थे? भूख हड़ताल से। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान। भगत सिंह हो जाएगा फांसी। और कल्पना दत्त को यहाँ पे आजीवन कारावास यहाँ पे दिया गया था। मैंने बताया था कल्पना दत्त का नाम आएगा आजीवन कारावास। उस समय इनकी उम्र 21 साल थी, काफ़ी फेमस नाम है। चटगांव शस्त्रकार के मामले में 1934 में जेल में रखा गया था। फाइनली 1934 में देखेंगे तो इनको आजीवन कारावास दिया गया, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रही। देखेंगे तो 1937 में भारतीय मंत्रिमंडल की स्थापना होगी। केंद्रों में जो द्वैध शासन चलेगा, तो भारतीय मंत्रिमंडल में देखेंगे तो काफ़ी दबाव था इनको रिहाई के लिए। टैगोर ने रिक्वेस्ट किया, गांधी के द्वारा भी बोला गया। तो कल्पना दत्त को यहाँ पे 1937 में रिहा कर दिया गया था। रिहा होने के बाद से माना जाता है कि उत्तराखंड के क्षेत्रों में चली गई। वहीं पे इनके पति का नाम तो मुझे याद नहीं है, कहानी मुझे ज़रूर याद है कि इन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी से शादी की। मतलब होता है ना एकदम बिल्कुल ही निर्वास जीवन टाइप का, उत्तराखंड के क्षेत्रों में जीने लगी। आज़ादी के बाद से भारत सरकार ने इनको पेंशन ऑफर किया, लेकिन स्वाभिमान की खातिर इन्होंने पेंशन भी नहीं लिया। काफ़ी फेमस नाम है कल्पना दत्त। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नंबर 1 है यहाँ पे चटगांव आर्मरी रेड। चटगांव आर्मरी रेड, ठीक है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? यहाँ पे कल्पना दत्त से यहाँ पे हो जाएगा। सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हुई थी। अभिनव भारत का संबंध हो जाएगा BR सावरकर। अनुशीलन समिति का हो जाएगा अरविंद घोष। कूका आंदोलन हो जाएगा गुरु राम सिंह। ध्यान रखिएगा गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन के बारे में देख लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। 1849 के आसपास ही हुआ था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? वो नाम है गोविंद वल्लभ पंत। ध्यान रखिएगा गोविंद वल्लभ पंत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है। आजीवन कारावास से दंडित जो थे, जैसे कि योगेश चंद्र चटर्जी का नाम आता है इसमें, एक योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है, इन सर्च ऑफ फ्रीडम में लिखा हुआ है कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया हुआ था। तो समिति का गठन होने से थोड़े होगा, वकील ही इनको कमजोर मिला हुआ था, जो अंग्रेज सरकार देगा वो वही होगा। लेकिन हाँ, बचाव के लिए यहाँ पे किया गया था, इतना प्रयास जरूर किया गया था। पीआईबी वगैरह में देखेंगे, नोट में आप लोग ध्यान दीजिएगा, पीआईबी में मोतीलाल नेहरू को बताया गया है। हालांकि आयोग ने मोतीलाल नेहरू को नहीं माना है, राइट आंसर गोविंद वल्लभ पंत को ही माना है, क्योंकि इससे भी कई ऑथेंटिक जो खुद यहाँ पे जो जेल गए योगेश चंद्र चटर्जी, इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है कि गोविंद वल्लभ पंत को चुना गया। उसमें मोतीलाल नेहरू का नाम जरूर आता है, ठीक है, लेकिन हेड कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत। सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे सुमेलित करना है। जैसे कि नंबर 1 है यहाँ पे रिवोल्ट ग्रुप। रिवोल्ट ग्रुप का संबंध किससे हो जाएगा? देख पा रहे हैं यहाँ पे सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का संबंध हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का संबंध हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद से। पंजाब नौजवान भारत सभा का हो जाएगा लाला लाजपत राय से। उसी समय से नौजवान भारत सभा यहाँ पे चल ही रहा था, इसमें कोई पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह से होगा ना, रिवोल्ट ग्रुप हो जाएगा सूर्य सेन। पंजाब नौजवान भारत सभा, लाला लाजपत राय की हत्या के बाद से देखा जाए तो काफ़ी वो लोग एक्टिव हो गए थे। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, ए का 5, एक ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य यहाँ पे कौन नहीं था? नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? कौन नहीं था नौजवान सभा का? तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे, नाम है अंबिका चक्रवर्ती। ध्यान रखिएगा, अंबिका चक्रवर्ती। 1926 में जो लाहौर में, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, वहीं से बहुत सारे नाम है, भगत सिंह, यशपाल है, छबील दास है, भगवती चरण वोहरा है, रामचंद्र हैं, सब ने मिल के नौजवान सभा की स्थापना की हुई थी। और इसका उद्देश्य था भारत में मजदूर एवं किसानों का राज्य स्थापित करना था। अंबिका चक्रवर्ती इसमें बहुत बाद में शामिल हुए थे। तो संबंध अंबिका चक्रवर्ती का भी है, लेकिन ये कब आए? बाद में आए। बहुत माइक्रो लेवल का प्रश्न है, रम में नहीं आए। नीचे संगठनों की सूची दी गई है। अब यहाँ पे इसका आपको बताना है कि कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो अभिनव भारत तो था ही यहाँ पे, वीडी सावरकर के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह। अनुशीलन समिति तो बहुत खतरनाक था। न्यू नेशनल पार्टी ये नहीं था, ये पार्टी देखेंगे तो बहुत बाद में मतलब बनी हुई है, साउथ अफ्रीका की ये पार्टी है। काफ़ी मैंने इसके बारे में देखा था। 1997 में इसका फॉर्मेशन हुआ था इस पार्टी का, 3 नहीं होगा। इंडियन पैट्रियाट एसोसिएशन, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में की गई थी 1888 में। तो स्वाभाविक सी बात है कि सर सैयद अहमद खां तो अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। तो 3 और 4 नहीं होगा, 1 और 2 होगा। राइट आंसर विल बी बी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया हुआ था? तो निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन अरविंद घोष के द्वारा अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया हुआ था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध कंटिन्यू रूप से विरोध करते रहना चाहिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला स्टेटमेंट है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया हुआ था। बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का जब अध्यक्ष पद से यहाँ पे इस्तीफा दे दिया हुआ था, तो मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की हुई थी, राष्ट्रवादी राजनीतिक दल के रूप में।
भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। अब ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए, इसका जो लीडर थे चंद्रशेखर आज़ाद थे, लेकिन ये भी तो थे ना उस समय भगत सिंह भी यहाँ पे मौजूद थे। सितंबर 1928 में जब फिरोज शाह कोटला मैदान में यहाँ पे हो रहा था, तो संस्थापक सदस्य में से एक थे, इसमें कहना कोई डाउट नहीं होगा। तो सी करेक्ट उत्तर होगा। एक और दो दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? अब देखेंगे तो गोरखपुर जेल में जिनको फांसी हुई थी, जिनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। गोरखपुर, गोरखपुर और भी हुआ था, जैसे कि राजेंद्र लहड़ी है, अशफाक उल्ला खां है, रोशन सिंह है, सबको फांसी दिया गया था ना कोकोरी कांड में। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दिया गया था। इसके अलावा राजेंद्र लाहड़ी को गोंडा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपी की एग्जाम दे रहे हैं तो। अशफाक उल्ला खां को यहाँ पे दिया गया था फैजाबाद में, पैतृक आवास में ही। रोशन सिंह को यहाँ पे फांसी की सज़ा दिया गया था इलाहाबाद में, प्रयागराज में। देख पा रहे चार लोग हैं पूरी तरीके से शामिल काकोरी कांड में, और चारों को अलग अलग जगहों पे दिया गया था। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? अब देखिए कैसे प्रश्न पूछ रहा है, देखिए कितना आसान हो जाएगा। गोरखपुर में। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर कारागार में ही यहाँ पे फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया हुआ था? किसने किया हुआ था? तो चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का जो प्रयास किया गया था, गोपीनाथ साहा के द्वारा यहाँ पे किया गया था। ये घटना है 12 जनवरी 1924 की, कलकत्ता के चौरंगी रोड पे, जैसे दिया हुआ है ना, कलकत्ता के चौरंगी रोड पर गोपीनाथ साहा नामक भारतीय क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता की क्रूर पुलिस, काफ़ी क्रूर था इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड हत्या का असफल प्रयास किया हुआ था, जिसमें एक अंग्रेजी नागरिक जिसका नाम था अर्नेस्ट डे को गोली लग गई थी। चार्ल्स टेगार्ड की यहाँ पे आप लोग, मतलब हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसका जो कमिश्नर का जो पद में था 1923 से लेके 1931 के बीच था, ठीक है, मतलब मध्य कलकत्ता में पुलिस कमिश्नर हुआ करता था। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई हुई थी? वो नाम कौन है यहाँ पे? देखिए काफ़ी फेमस नाम है, ठीक है, और वो नाम है बीना दास। बहुत फेमस नाम है, फरवरी 1932 की घटना है। फरवरी 1932 की घटना है। बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बहुत ही नज़दीक से उस समय गवर्नर पर गोली चलाई। उस समय गवर्नर था, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, स्टनली जैक्सन, लेकिन बेचारा बच गया ये। बीना दास का निशाना सही नहीं लगा, और फिर यहाँ पे फाइनली बीना दास को 9 साल की यहाँ पे जेल की सज़ा दे दी गई थी। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? या वैसा स्टेटमेंट कौन देगा? भगत सिंह के द्वारा ही यहाँ पे बोला गया था। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया हुआ था? तो लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाठी क्लब के साथ साथ हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, ऐसे सारे चीज़ों को लेके बाल गंगाधर तिलक पर सांप्रदायिकता का भी आरोप लगाया था। लेकिन ये कहना सही नहीं है ना, यहाँ पे पूरे लोगों को एकजुट करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए वो सब प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जो भी कल्चरल एक्टिविटी है, जो भी ट्रेडिशन है, लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ तक मैसेज देना काफ़ी आसान होता है। विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
चंद्रशेखर आज़ाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। क्या कहना सही है? ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ना। चंद्रशेखर आज़ाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना नहीं की हुई थी, बल्कि प्रमथ नाथ मित्र हो जाएगा, पुलिन दास, ये सब नाम था ना, गलत हो जाएगा। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। तो भगत सिंह नौजवान भारत के संस्थापक थे, बिल्कुल करेक्ट है। तो यही बी ही राइट ऑप्शन है। प्रफुल्ल चाकी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की हुई थी। तो प्रफुल्ल चाकी ने यहाँ पे नहीं की हुई थी, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल सब ये थे। सूर्य सेन ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। गलत हो जाएगा ना, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आएगा, भगत सिंह का नाम आ जाएगा। सचिंद्र नाथ सन्याल युगांतर के संस्थापक थे। अब देखिए युगांतर के संस्थापक थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। युगांतर के संस्थापक ये नहीं थे, ये तो अनुशीलन समिति के द्वारा वही उसको रिलीज़ किया जा रहा था बरेंद्र घोष के नेतृत्व में, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो चलिए फ्रेंड्स, 85 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे के सारे प्रश्न थे। वीडियो पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।